प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र का महत्व एवं मूल्यांकन। क्या? शुक्र का महत्व एवं मूल्यांकन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक शुक्र का विराम कर रहे हैं और हमने अभी तक शुक्र के बारे में जो कुछ भी समझाया था, शुक्र के जितने भी व्यवहारिक सिद्धांतों की चर्चा की थी, उन्हीं के आधार पर हम शुक्र के योगदान और मूल्यांकन को स्पष्ट करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, भले ही आप स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हों या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बशर्ते कि आपका जो विषय है वह राजनीति विज्ञान है, तो मैं ये कहूँगा कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में किसी न किसी रूप में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आज हम शुक्र का विराम कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। किसके साथ? इसके महत्व मूल्यांकन के साथ। बेटा, भले ही आप देखो, पहले इसको समझो। भले ही आप पूर्वी विचारकों का अध्ययन करें, पूर्वी विचारक अर्थात भारतीय विचारकों का, भारतीय राजनीतिक विचारकों का, या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करें, मतलब पूर्वी विचारकों का अध्ययन करें, पश्चिमी विचारकों का अध्ययन करें, या पूर्व का अध्ययन करें, पश्चिम का अध्ययन करें। वास्तव में भले ही पूर्वी विचारक हो जैसे मनु कौटिल्य शुक्र हैं, या पश्चिमी विचारक हो हैं जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि ढेरों हैं, तो कोई भी विचारक हो, जब हम उसके योगदान महत्व की बात करते हैं, उसका मूल्यांकन की बात करते हैं, तो बेटा कोई भी विचारक हो, उसके योगदान के बारे में दो बातें होती हैं। एक तो क्या कि उस समय विशेष में उसने जो अपने विचार दिए हैं उस समय विशेष के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उस समय विशेष के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार लिखी है, तो उसमें कुछ ऐसे विचार हैं जो कि उस समय के साथ समाप्त हो गए। लेकिन कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको शाश्वत विचार कहा जाता है, शाश्वत योगदान या देन कहा जाता है। तो शुक्र की शुक्र नीति सार में भी कुछ ऐसे विचार हैं जो कि शाश्वत महत्व के हैं, जिसको कि हम शाश्वत देन, शाश्वत योगदान या शाश्वत महत्व के विचार कह सकते हैं। फिर भले ही वो प्लेटो हो या फिर भले ही वो मनु कौटिल्य शुक्र हो। प्लेटो का भी अध्ययन करेंगे आप, तो प्लेटो का भी जब योगदान आप देखेंगे तो प्लेटो के योगदान में भी हम यूनानी तत्व भी लेंगे, यस, और शाश्वत तत्व भी लेंगे। मतलब प्लेटो के विचारों में यूनानी तत्व भी हैं जो कि उस समय उन्होंने अपने विचार दिए थे, समय विशेष के साथ समाप्त हो गए, और कुछ शाश्वत तत्व हैं जो कि आज तक बरकरार हैं। इसी प्रकार से शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र के कुछ जो प्राचीन भारतीय तत्व हैं वो भी हैं, लेकिन समय के साथ तो समाप्त हो गए, पर कुछ ऐसे भी तत्व या विचार हैं जो कि आज तक बरकरार हैं, शाश्वत सत्य हैं, और आगे भी वो विचार व्यवहारिक बने रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब वास्तविक रूप में समय विशेष के तत्व और शाश्वत तत्व, इन दो तत्वों के आधार पर आप किसी भी विचारक विशेष का मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने आपको एक सूत्र दिया है, यस। एक बात तो ये हो गई बेटा। इसके बाद में देखो बेटा, अगली बात ये लेंगे हम, क्या पहले समझ लो, इसके बाद में मैंने अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं। 11 बिंदुओं के माध्यम से आप इसके मूल्यांकन को, योगदान को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये 11 बिंदु हम समझाएं उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ जाओ, फिर आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा बेटा, जैसे अभी हम शुक्र की मूल्यांकन, योगदान, महत्व की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपको मनु और कौटिल्य अच्छे से समझाया है। अब जैसे मनु की रचना मनुस्मृति है, कौटिल्य की रचना यस अर्थशास्त्र है, और शुक्र की रचना शुक्र नीति सार है। मनु मूलतः एक धर्मशास्त्रीय विचारक हैं, यस, मनु मूलतः एक धर्मशास्त्रीय विचारक है। नोट करेंगे, ये कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मनु मूलतः एक धर्मशास्त्रीय विचारक हैं, कौटिल्य मूलतः एक अर्थशास्त्रीय हैं, व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, जबकि शुक्र एक दंड शास्त्री हैं। शुक्र क्या है? एक दंड शास्त्री हैं। क्या है? दंड शास्त्री हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन भारत के अंतर्गत
राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष के बजाय राजनीति के व्यावहारिक पक्ष के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था प्राचीन भारत के अंतर्गत। शुक्र ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया, अनुकरण किया, स्वीकार किया। मतलब वास्तव में शुक्र ने कौटिल्य की तरह ही राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की तुलना में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया है। और यदि व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया है तो वास्तव में आज हम देखते हैं, भले प्रशासन की बात हो, क्या प्रशासन की बात हो, परराष्ट्र संबंधों की बात हो, जिसे आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, है ना, न्यायिक प्रक्रिया की बात हो, तो इसके बारे में शुक्र ने जो कुछ भी कहा है आधुनिक समय में उनमें से ज़्यादातर बातों को स्वीकार किया जाता है। अब स्वीकार किया जाता है तो यही शुक्र का योगदान है। जैसे शुक्र ने राजपद के बारे में अपने व्यवहारिक विचार दिए हैं, मंत्री परिषद के बारे में अपने व्यवहारिक विचार दिए हैं, कर व्यवस्था के बारे में अपने व्यवहारिक विचार दिए हैं, विधि व्यवस्था के बारे में अपने व्यवहारिक विचार दिए हैं, परराष्ट्र संबंधों के बारे में या अंतर्राज्य संबंधों के बारे में अपने व्यवहारिक विचार दिए हैं। तो निश्चित रूप में कह सकते हैं कि शुक्र ने भी प्राचीन भारतीय परंपरा का ही अनुसरण करते हुए राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को ही स्वीकार किया है, व्यवहारिक पक्ष के ऊपर ही अपनी बातें कही हैं और व्यवहारिक पक्ष के ऊपर अपनी बातें कही हैं। तो यही शुक्र की रचना नीति सार का योगदान है और महत्व है। हम इसके आधार पर शुक्र के योगदान को, महत्व को, देन को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपको समझाया है, इसके आधार पर आप शुक्र की सभी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और है, जैसे शुक्र ने जो है सप्तांग राज्य की अवधारणा भी दी है, क्योंकि शुक्र से पहले कौटिल्य ने भी अवधारणा दी है, मनु ने भी अवधारणा दी है। तो मूल बात यहाँ ये आ रही है कि हम तो ये कहेंगे कि शुक्र ने प्राचीन भारतीय परंपरा का ही अनुसरण करते हुए व्यवहारिक राजनीति की बात की है। और एक बात अलग से ये है कि शुक्र से पहले कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रशासन के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, बल्कि शुक्र की रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विशेषकर, जिसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप उसको क्रम से देख सकते हैं। तो ये शुक्र की देन है, योगदान है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि केवल शुक्र की रचना शुक्र नीति सार में मिल सकती हैं, बाकी अन्यत्र कहीं भी उनका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, राज कर्मचारियों के बारे में, राजभृत्यों के बारे में, है ना, राजभृत्य मतलब सरकारी कर्मचारी, राज कर्मचारियों के बारे में शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार में जो बातें कही हैं वो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में भी नहीं मिलती हैं, मनु की रचना मनुस्मृति में नहीं मिलती है। और वो जो विचार है बिल्कुल व्यवहारिक विचार है, और व्यवहारिक विचार है यही शुक्र का योगदान है, ये शुक्र की देन है, ये शुक्र के विचारों का महत्व है। अब हम एक एक बात को समझाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। अगर आप यहाँ तक इतना भी समझ गए तो शुक्र को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे मैंने शुरू में यहाँ नोट किया है, जहाँ मनु मूलतः धर्मशास्त्री विचारक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि मनु क्या है, मूलतः धर्मशास्त्री विचारक हैं। कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि मनु मूलतः निम्न में से क्या हैं, धर्मशास्त्री है, अर्थशास्त्री हैं, दंडशास्त्री हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, धर्मशास्त्री। मूलतः धर्मशास्त्री हैं ये। ठीक है, इनकी रचना क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। अब 12 अध्याय में से आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया है, तो आपका आंसर होगा 7वां अध्याय। मनुस्मृति का 7वां अध्याय जिसमें राज्य से संबंधित बातों का अध्ययन किया गया है। यह राजनीति शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण अध्याय है मनुस्मृति का 7वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है, 7वां। और कौटिल्य अर्थशास्त्री विचारक हैं। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्री विचारक हैं, और वहाँ ही शुक्र मूलतः दंड नीति शास्त्री चिंतक हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। कॉम्पिटिशन में किसी भी रूप में ये बात पूछी जा सकती है। फिर शुक्र की यही विशेषता प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनके विशिष्ट स्थानीय महत्व की ओर संकेत करती है। प्राचीन भारत में राजनीति के सैद्धांतिक विवेचन की तुलना में उसके व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालने की परंपरा
थी और शुक्र ने भी इसी परंपरा का अनुकरण किया है। ठीक है, मतलब सैद्धांतिक पक्ष के बनिष्पत सैद्धांतिक पक्ष की तुलना में राजनीति के व्यवहारिक पक्ष के ऊपर प्रकाश डालने की परंपरा प्राचीन भारत में थी और शुक्र ने भी इसी बात का जो है अनुकरण किया है। उन्होंने राजपद, मंत्रिपरिषद, प्रशासन तंत्र, राष्ट्रकोश, परराष्ट्र संबंध, जिसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया आदि विषयों के ऊपर व्यवहारिक दृष्टि से गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक विद्वान है डॉक्टर अल्तेकर, नोट करेंगे डॉक्टर अल्तेकर। अल्तेकर ने कहा है कि शुक्र नीति सार में, शुक्र नीति सार क्या है? शुक्र की रचना। शुक्र नीति सार में प्रशासनिक महत्व की अनेक ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो अर्थशास्त्र सहित अन्य किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं हैं। ये शुक्र का योगदान है। मतलब जो बातें हैं जिसकी चर्चा हमने पीछे कर दी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शुक्र नीति सार में तो मिलती हैं लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, मनु की मनुस्मृति में भी नहीं है, और शुक्र से पहले जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में ये बातें नहीं हैं। ये भी जो है शुक्र की देन या योगदान है। अब क्या वो बातें, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है बेटा, अब हम जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में शुक्र एवं शुक्र नीति सार के महत्व और देन को जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जिसमें हम 11 बिंदु बनाए हैं आपके लिए। इन 11 बिंदुओं के आधार पर आप जो है शुक्र के महत्व को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, इन 11 बिंदुओं के आधार पर आप शुक्र के महत्व को, योगदान को, देन को, उसके जो है भूमिका को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 1 बिंदु बनाएं। पहला है ओशनस संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ। मतलब जो शुक्र का शुक्र नीति सार है वो ओशना संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ है। प्रतिनिधि ग्रंथ है। पहला बिंदु बनाए ओशना संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ। कौन? शुक्र का शुक्र नीति सार। हमने यहाँ लिखा है प्राचीन भारतीय राजनीति में ओशना संप्रदाय का अपना महत्व था, जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और ओशना संप्रदाय के प्रमुख आचार्य उशना थे, जिन्होंने रणनीति प्रधान राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। कौन थे? उशना थे। किंतु वर्तमान काल में इस विचारधारा से संबंधित एकमात्र ग्रंथ शुक्र नीति सार ही है। ठीक है, और प्रमुख आचार्य कौन थे इसके? उशना थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और डॉक्टर श्यामलाल पांडे ने शुक्र नीति सार को प्राचीन भारत की दंड प्रधान विचारधारा का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ बताया है और दंड नीति को ही सर्वाधिक प्रमुख विद्या के रूप में मान्यता दी है। चूँकि प्राचीन भारत में जो है 4 विद्याओं की चर्चा की जाती है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो दंड नीति को जो है इन्होंने प्रमुख विद्या के रूप में मान्यता दी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यस, चलिए अब इसके बाद में यहाँ जो आगे बातें हैं कि दंड नीति शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण करते हुए सैद्धांतिक एवं धर्मशास्त्रीय ज्ञान पर व्यवहारिक एवं लौकिक ज्ञान की श्रेष्ठता का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और शुक्र के अनुसार बुद्धिमत्ता पर अनुवाक अर्थात वेद की विजय नहीं होने दी जानी चाहिए, किंतु इसे बुद्धिमत्ता को अर्थात व्यवहार, लोक व्यवहार में उपयोगी होना चाहिए। दंड नीति के कुशल प्रयोग से राजा को सभी फलों की सिद्धि होती है, यहाँ तक कि वह सत्य की स्थापना भी कर सकता है। धर्म, अर्थ एवं बल की सिद्धि दंड नीति द्वारा ही संभव है। ये पहला बिंदु का। दूसरा, उदार एवं व्यवहारिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन। दूसरा योगदान, उदार व्यवहारिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। शुक्र ने समाज संगठन के आधार के रूप में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है, किंतु उन्होंने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था की धारणा का समर्थन किया है। तो यहाँ पर आप ये बात तो अच्छे से स्पष्ट मैंने पीछे भी कर दी है। 4 वर्ण होते थे, 4 आश्रम होते थे और प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था का जो आधार होता था वो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था ही होता था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इनकी चर्चा मनु ने भी की है, कौटिल्य ने भी की है और शुक्र ने भी की है। लेकिन शुक्र ने जो किए उन्होंने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था की धारणा का समर्थन किया है। और शुक्र ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में निहित स्वार्थ एवं अयोग्यता की उपेक्षा करने की कोशिश की और कर्म, योग्यता, प्रतिभा के आधार पर वर्ण व्यवस्था का पुनर्निर्माण का विचार दिया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी बातें हमने नोट कर दी हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। समझाने की बात थी वो मैंने अच्छे से स्पष्ट कर दी है। ठीक है बेटा, अब तीसरी बात लेते हैं हम। तीसरा योगदान नोट करें, राज्य का सावयव सिद्धांत। बेटा प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का सावयव सिद्धांत मनु ने भी दिया है,
सावयव मीन्स शरीर, मतलब जो है राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से जब की जाती है तो उसको सावयव सिद्धांत कहा जाता है। वैसे व्यवस्थित रूप में जो सावयव सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है बहुत समय बाद में, लेकिन चूंकि मनु की मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है और शुक्र के शुक्र नीति सार में भी इसका उल्लेख है। तो तीसरा योगदान है राज्य का सावयव सिद्धांत। शुक्र ने प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुकरण करते, मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का जो सावयव सिद्धांत था उसको माना जाता था, तो शुक्र ने भी इसको स्वीकार कर लिया। अनुकरण करते हुए सप्तांग राज्य की धारणा को स्वीकारा, सप्तांग राज्य की धारणा को स्वीकारा, मतलब राज्य निर्माण के 7 अंग 7 तत्व प्राचीन भारतीय माने जाते थे, जैसे स्वामी अमात्य हैं, स्वामी अमात्य पूर्व राष्ट्र कोष सेना है और मित्र, यस, तो 7 अंग माने जाते थे। अब एक अलग बात है, मनु ने अलग नाम दिए, कौटिल्य ने अलग नाम दिए, शुक्र ने अलग नाम दिए, तो ये मैंने आपको पीछे अच्छे से समझा दिया है। तो लेकिन शुक्र की विशेषता है कि उन्होंने इस परंपरागत धारणा का विकास किया और स्पष्ट रूप से राज्य को एक सावयव की उपमा दी है, मतलब राज्य को एक शरीर मानना है, और उन्होंने राज्य के 7 अंगों या प्रकृतियों की तुलना मानव शरीर के अंगों से करते बताया कि राजा सिर है, राजा सिर, मंत्री नेत्र, मित्र कर्ण मतलब कान, कोष मुंह, बल या सेना मन है, दुर्ग भुजा है और राष्ट्र पैर की तरह संबंधित कार्यों को करते हैं। अन्यत्र शुक्र ने राज्य को वृक्ष की भी उपमा दी है। राज्य जैसे अमूर्त एवं मानसिक रचना को स्पष्ट करने की दृष्टि से शुक्र का यह विवरण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है राज्य का सावयव सिद्धांत दिया है, ये भी इसकी एक देन है। और मैं तो ये कहूँगा, फिर कह रहा हूँ कि राज्य का जो सावयव सिद्धांत है वो भले पश्चिम के अंतर्गत हम जाएं, प्लेटो अरस्तु का अध्ययन करें, भारत में भले ही हम मनु कौटिल्य शुक्र का अध्ययन करें, लेकिन आधुनिक समय में ही ये सिद्धांत व्यवस्थित रूप में दिया गया है। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चलिए तीसरा, राज्यों का वर्गीकरण। चौथा हो गया ये राज्यों का वर्गीकरण, 3 बिंदु हो गए, चौथा है राज्यों का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारत के ग्रंथों ने मुख्यतः राजतंत्रीय शासन का उल्लेख किया है। एक बात तो ये राजतंत्रीय शासन का उल्लेख किया गया है, किंतु शुक्र नीतिसार एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने एक सुनिश्चित आधार पर राजतंत्रीय राज्यों शासन के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख किया है। मतलब प्राचीन भारत में राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया गया है, उल्लेख किया गया है, लेकिन केवल शुक्र नीतिसार ही ऐसी जिसके अंतर्गत जो है राजतंत्रीय राज्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका वर्गीकरण किया गया है। अब शुक्र ने 1 लाख कर्ष वार्षिक राजस्व वाले राज्य से लेकर 50 करोड़ कर्ष से अधिक वार्षिक राजस्व वाले राज्यों के जो है 8 प्रकार बताए। यहाँ बेटा एक कर्ष होता है 80 रत्ती जो चांदी होती है उसको एक कर्ष कहा गया है, ठीक है। अब ये 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा, स्वराट, सम्राट, विराट तथा सार्वभौम। इनमें सामंत सबसे निम्न प्रकार का शासक है और सार्वभौम सबसे श्रेष्ठ प्रकार का राज्य या शासक है। तो ये जो वर्गीकरण किया है केवल शुक्र ने किया है, इससे पहले किसी ने भी ये वर्गीकरण नहीं किया, ना मनु ने किया है ना कौटिल्य ने किया है। तो ये इनकी जो है देन होगी। अब शुक्र द्वारा राज्यों के वर्गीकरण प्राचीन भारत की राजतंत्रात्मक साम्राज्यवादी शासन प्रणाली की ओर भी संकेत करता है, इसको नोट करेंगे। पांचवा योगदान, यस, राजपद पर यथार्थवादी ढंग से विचार। अब जरा देखिएगा, आदर्शवादी ढंग से नहीं विचार किया इन्होंने, बल्कि यथार्थवादी ढंग से विचार किया राजपद पर। तो शुक्र ने मनु की तरह राजा को नरदेव नहीं माना है, मतलब राजा को जो है दैवीय अधिकार नहीं दिए हैं कि राजा जैसा चाहेगा वैसा करेगा, नहीं, बल्कि उन्होंने राजपद के बारे में यथार्थ ढंग से विचार करते हुए अनेक प्रकार के अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। और जब शुक्र ने राजा को देवांश कहा है तो उनका भाव है कि राजा को संबंधित देवों के अंशों के अनुस्वरूप ही सद आचरण करना चाहिए। शुक्र ने बताया कि अपने तप अर्थात गुण व कर्म के अनुसार राजा देवांश, मानवांश तथा राक्षांश हो सकता है। शुक्र का मत है कि राजपद की समस्त गरिमा के बावजूद राजा मूलतः प्रजाभृत्य ही होता है, मतलब प्रजा का सेवक ही होता है, ये प्रजा का स्वामी नहीं है बल्कि प्रजा का सेवक है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि शुक्र ने प्रजा पालन को राजा का आधारभूत करते हुए माना है, जबकि मनु ने राजा को नरदेव माना है, दैवीय अधिकार दिए, लेकिन शुक्र ने राजा को दैवीय अधिकार नहीं दिए। इसलिए जो शुक्र का राजा है कभी भी निरंकुश अत्याचारी नहीं हो सकता, मनमाना आचरण नहीं कर सकता। और शुक्र ने राजाओं के कर्तव्यों एवं उनके गुणों या अवगुणों के वर्णन में परंपरागत विचारों का अनुकरण किया, किंतु निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा के नियंत्रण की समस्या पर इस ग्रंथ के विभिन्न स्थानों पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं।
और इससे स्पष्ट है कि राजा, प्रजा एवं बल अर्थात सेना के शत्रु राजा को जो है पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। यस, कितने हो गए? 5। छठी देन है बेटा, प्राचीन मंत्री परिषद का विकास। शुक्र नीति सार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ ने प्राचीन भारत की मंत्री परिषद नामक संस्था का अपने युगानुसार पर्याप्त विकास किया है। शुक्र के काल तक मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में पुरोहित एवं दूत की गणना की परंपरा समाप्त हो गई थी और शुक्र ने इस परंपरा की पुनः स्थापना करते हुए इन दोनों की गणना मंत्री परिषद में की। ये 2 योगदान हो गया। शुक्र ने मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए ब्राह्मण वर्ण को प्राथमिकता दी और उसके अभाव में अन्य द्विज वर्णों को तथा इनके अभाव में योग्य शूद्र को भी मंत्री परिषद सदस्य बनाने की बात कही है। तीसरा है, शुक्र नीति सार ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने स्पष्ट रूप से मंत्रियों को वरीयता क्रम, उनके वेतन के अंतर, कार्यकाल आदि को स्पष्ट किया है। ये भी शुक्र का योगदान है। शुक्र ने सर्वप्रथम मंत्री परिषद की विभागीय पद्धति, मंत्रियों के विभाग परिवर्तन, मंत्रालयों के संगठन आदि को भी प्रकट किया है। ये भी शुक्र का योगदान है। शुक्र की रचना शुक्र नीति सार का योगदान है। और इसके बाद 5वां है, शुक्र ने सर्वप्रथम मंत्री परिषद की सुनिश्चित एवं लिखित कार्य प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया है। सबसे पहले शुक्र ने इसका उल्लेख किया। ये भी कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट करेंगे। और यह भी बताया कि जब किसी कारण से राजा मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि नामक मंत्री को करनी चाहिए। अल्तेकर का अनुमान है कि युवराज को ही प्रतिनिधि बनाने की परंपरा थी। मतलब जब राजा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो है मंत्री परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्षता जो है किसी प्रतिनिधि के द्वारा की जा सकती है। तो ये बात शुक्र ने ही कही है, इससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही है। ये भी जो है इसका योगदान या देन हो गया। 7वां बिंदु नोट करें, कोष, अर्थव्यवस्था एवं प्रजा हितकारी राज्य। 7वां, शुक्र ने कोष संग्रह एवं कराधान के बारे में मनु की परंपरा का अनुकरण किया, किंतु इसके साथ ही शुक्र ने राजकोष के अंगों में विभिन्न उपकोषों का भी उल्लेख किया। शुक्र ने आदर्श कोष संग्रह की मात्रा पर विचार करते बताया कि कोष इतना संपन्न होना चाहिए कि अर्थदंड, भाग तथा शुल्क की प्राप्ति नहीं होने पर भी लगातार 20 वर्ष तक प्रजा व सेना की रक्षा में समर्थ हो। मतलब राजकोष भरा पूरा होना चाहिए। और काल सापेक्ष आदर्श कोष की धारणा का उल्लेख केवल शुक्र ने ही किया है। काल सापेक्ष आदर्श कोष की धारणा का उल्लेख केवल शुक्र ने किया, मनु ने भी नहीं किया है, कौटिल्य ने भी नहीं किया है। और इस विवरण में ये भाव निहित है कि राजा को कोष संग्रह की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि आय के उपरोक्त 3 प्रमुख स्रोतों की दृष्टि से विपरीत स्थिति होने पर भी राजा शत्रुओं से राज्य की रक्षा में प्रजा पालन के दायित्व को भलीभांति निभा सके। शुक्र एकमात्र ऐसे राजशास्त्री जिन्होंने राज्य की आय एवं व्यय की वार्षिक योजना का उल्लेख किया है। आप जरा देखिएगा, ये शुक्र की देन होगी। इससे पहले ना कौटिल्य ने ये बात कही है, ना मनु ने ये बात कही। क्या? राज्य की आय एवं व्यय की वार्षिक योजना। जैसे कि आधुनिक समय में प्रतिवर्ष बजट तैयार होता है, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, आय व्यय का जो विवरण होता है उसे बजट कहा जाता है ना। तो यहाँ शुक्र ने वार्षिक आय व्यय की योजना का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि नितांत आधुनिक बात होगी। इसके बाद में परिपूर्णानंद वर्मा एक विद्वान है, उनका मत है कि अर्थशास्त्र, प्राचीन शिलालेखों या अभिलेखों से राज्य के बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। केवल शुक्र नीति सार के इस विवरण से ही राज्य के बजट का अनुमान लगाया जाना संभव है। राज्य के बजट की बात यदि किसी ने की है, चर्चा की है, इस विचार का श्री गणेश किया है, तो केवल शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार में किया। इससे पहले मनु ने और कौटिल्य ने इसकी चर्चा नहीं की है, तो ये शुक्र का योगदान होगा। शुक्र ने सामंत नामक शासक के संदर्भ में व्यय की मधु एवं इन पदों पर व्यय होने वाली राशि का उल्लेख किया है। मनु, कौटिल्य आदि आचार्यों की तुलना में शुक्र का व्यय विवरण अधिक स्पष्ट, निश्चित एवं नियमबद्ध है। अल्तेकर एक विद्वान है, वो कह रहे हैं कि शुक्र ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए राज्य की आय का पर्याप्त भाग निर्धारित किया था और आय की राशि सत्तर, चिकित्सालय, मंदिर, विद्यालय आदि पर व्यय की जाती थी। परिपूर्णानंद वर्मा के अनुसार शुक्र ने अपने व्यय के विवरण में जन कल्याण एवं समाज कल्याण पर बल दिया है। ठीक है। 8वां योगदान है विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मनु और कौटिल्य से भी ज़्यादा स्पष्ट रूप में यदि किसी ने लिखा है तो शुक्र ने लिखा है। शुक्र नीति सार की प्रशासनिक व्यवस्था मनुस्मृति की तुलना में पर्याप्त जटिल एवं विकसित व्यवस्था है और इसके कुछ अंश कौटिल्य अर्थशास्त्र की तुलना में भी श्रेष्ठ है। शुक्र ने संपूर्ण राष्ट्रीय प्रशासन को 20 विभागों में बांटा है, जिसकी चर्चा मैंने शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था नाम से अलग से कर दिया, लेक्चर अपलोड कर दिया, वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ शुक्र ने राजभृत्यों के वेतन मान के प्रसंग में न्यूनतम या अधिकतम वेतन के सिद्धांत को प्रकट किया है। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही है। और उन्होंने समान पद पर समान कार्य करने वाले कर्मचारियों कार्य क्षमता में अंतर होने पर उनके वेतन में उचित अंतर रखे जाने का निर्देश दिया है। और इसके अलावा शुक्र ने राजभृत्यों का मतलब क्या होता है? राजकर्मचारी, राजभृत्यों की सेवा अवधि, पदोन्नति, पदवंती, प्रशिक्षण, गणवेश आदि के नियमों का भी उल्लेख किया है। शुक्र ने प्रशासन की इस कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को उल्लेख किया जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था के पर्याप्त निकट प्रतीत होती हैं। उन्होंने सामान्य विश्राम अवकाश, स्वास्थ्य अवकाश, पेंशन सहित सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ ही भविष्य निधि, बोनस व्यवस्था का भी उल्लेख किया है, जो कि आधुनिक समय में भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी न किसी रूप में स्वीकार की गई है। ये शुक्र का योगदान है। ये शुक्र की रचना, शुक्र नीति सार का योगदान है, देन है, महत्व है। यस। 9वां है न्याय प्रशासन का श्रेष्ठ विवरण। न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी शुक्र ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि कौटिल्य ने नहीं बताई हैं और मनु ने नहीं बताई है। शुक्र न्याय प्रशासन में धर्मशास्त्रीय परंपरा का अनुकरण किया है, किंतु इसके साथ उन्होंने न्याय प्रशासन में कुछ ऐसे तथ्यों को उल्लेख किया जिनका उल्लेख प्रायः किसी एक ही ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। शुक्र ने सभा मतलब न्याय सभा के सभ्यों या सभासदों के ब्राह्मण वर्ण की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस वर्ण की प्राथमिकता देने के साथ कहा है कि सभ्य सभी जातियों, सभ्य मतलब सभासद के जो सदस्य होते हैं, सभ्य सभी जातियों वर्ण से बनाए जाने चाहिए। शुक्र ने जूरी प्रणाली का समर्थन किया है। आज भी जूरी प्रणाली है और विभिन्न व्यवसायों से संबंधित तकनीकी विवादों के हल के लिए उन व्यवसायों से संबंधित सभ्यों की जो है नियुक्ति की जानी उचित है। और उन्होंने प्रतिवादी में गवाहों को न्यायालयों में बुलाए जाने के लिए समन की व्यवस्था तथा प्रतिवादी के जो है प्रसंग में जमानत तथा आसेद की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायिक निर्णय की त्रुटि की समाप्ति के लिए अपील तथा पुनर्विचार की व्यवस्थाओं को भी स्वीकारा, जिसको आज हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कितनी आधुनिक बात है शुक्र की। यस, इससे पहले किसी ने ये बात स्वीकार नहीं की है। सबसे पहले शुक्र ने ये बात स्वीकार की। ये कामसनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शुक्र ने न्यायिक प्रशासन वादी अथवा प्रतिवादी द्वारा नियम अनुसार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की पद्धति को स्वीकारा है और नियोगी अर्थात वकील की नियुक्ति का भी उल्लेख किया है। अब जरा देखिएगा, ये जो बात है शुक्र से पहले किसी ने ये बात नहीं कही है। शुक्र ने ही ये बात पहले कही। ये भी शुक्र का योगदान होगा। आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ। 10वां है परराष्ट्र संबंधों की सैद्धांतिक यथार्थवादी विवेचना। अर्थात वैसे ही देखा जाए तो परराष्ट्र संबंधों के बारे में मनु ने भी लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है और शुक्र ने भी लिखा है। यस, तो परराष्ट्र संबंध, अंतर्राज्य संबंध, आधुनिक समय इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो यहाँ ये योगदान है कि पूरी दुनिया के अंतर्गत, केवल भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत जो आचार्य थे, राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की चर्चा की है। आज तक पूरी दुनिया के अंतर्गत अंतर्राज्य संबंध, परराष्ट्र संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में ऐसे सिद्धांतों को लेकर कहीं नहीं किया गया है। ये भी शुक्र का योगदान है। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए नीति के 4 उपाय मतलब जैसे साम दाम भेद दंड, है ना, मैं इसको दूसरे रूप में कहूँगा। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के बारे में 2 पक्षों की चर्चा की है, जिसके बारे में मैंने लेक्चर अपलोड भी कर दिया है, अंतर्राज्य संबंधी विचार, पिछला लेक्चर जो है। सैद्धांतिक पक्ष में शुक्र ने 3 बातें बताई हैं। राज्यों का वर्गीकरण, नीति के 4 उपाय, साम दाम भेद दंड, राज्यों का वर्गीकरण, 4 प्रकार के राज्य बताए, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर दी है। और तीसरा है 60 गुण नीति या 60 गुण मंत्र जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय या आश्रय। हो गया संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, दोहरी नीति, संश्रय या आश्रय। ठीक है, तो सैद्धांतिक पक्ष में 3 बातें होगी। व्यवहारिक पक्ष में 4 बातें बताई हैं। दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध। तो 4 और 3 7 बातों की चर्चा इन्होंने की है। यही बात इसके अंतर्गत मिलेगी। नीति के 4 उपाय, 60 गुण मंत्र का सैद्धांतिक विवरण प्रस्तुत किया और नीतियों के संचालन के लिए उन्होंने दूत, गुप्तचर, सेना, युद्ध के संस्थागत साधनों का भी जो है उल्लेख किया है। मतलब सैद्धांतिक पक्ष को आप जो है नीतिगत पक्ष भी कह सकते हैं। शुक्र ने कहा है सैद्धांतिक पक्ष या नीतिगत पक्ष। इसमें 3 बातें होगी। राज्यों का वर्गीकरण,
नीति के 4 उपाय, षड्गुण मंत्र। षड्गुण मंत्र में संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वंद्विभाव, संशय या आश्रय। नीति के 4 उपाय में साम, दाम, भेद, दंड। हालांकि सोमदेव सूर्य ने तीनों और बताए हैं, माया, उपेक्षा, इंद्रजाल। सोमदेव सूर्य ने नीति के 7 उपाय बताए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 उपाय तो मनु ने भी, कौटिल्य ने, शुक्र ने बताए, साम, दाम, भेद, दंड। ठीक है, तो राज्यों का वर्गीकरण किया, सैद्धांतिक किया नीतिगत पक्ष में राज्यों का वर्गीकरण, दूसरा नीति के 4 उपाय, तीसरा षड्गुण मंत्र। 3 बातें होगी सैद्धांतिक का नीतिगत पक्ष में, और व्यवहारिक या संस्थागत पक्ष में 4 बातें बताई हैं शुक्र ने, क्या क्या, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध। तो इनके बारे में इन्होंने व्यापक रूप में विवरण दिया है। और यहाँ मतलब जो है शुक्र यथार्थवादी एवं व्यवहारिक हैं। ठीक है, और शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों का प्रमुख आधार जो है राजाओं की आपसी अविश्वसनीयता को स्वीकार है, अविश्वसनीयता को स्वीकार है, और राजाओं को परस्पर कृत्रिम मित्र बताते हुए किसी प्रकार की स्थायी मित्रता की धारणा का खंडन किया है। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप में कहने का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई स्थायी रूप में मित्र नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता। तो शुक्र ने ये बात कही और आधुनिक समय में बात स्वीकार की जाती है। कितनी महत्वपूर्ण देन है इनकी। बाकी ये सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। मतलब जो है परराष्ट्र संबंधों के बारे में शुक्र ने महत्वपूर्ण देन दी है, जिसके ऊपर हमने अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दिया है, परराष्ट्र संबंधी विचार। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से व्यापक रूप में सारी बातें समझाई है। और इसके बाद में अंतिम जो 11वां बिंदु हमने बनाया है, जिसके अंतर्गत शेष सब बातें आ जाएंगी, वो बिंदु होगा अन्य विशेषताएं एवं देन। अन्य देन जो शेष बची हुई हैं नोट करेंगे। शुक्र ने प्राचीन परंपरा के अनुसार राष्ट्र की धारणा में प्रदेश तथा उस पर निवास करने वाली जनसंख्या आदि को स्थान दिया है, किंतु इसके साथ ही शुक्र ने सर्वप्रथम, नोट करेंगे, सर्वप्रथम ये स्पष्ट रूप से बताया कि जब किसी राष्ट्र पर किसी संप्रभु का अधिकार स्थापित हो जाता है तो राज्य की स्थापना होती है। शुक्र के अनुसार जिस राजा के अधीन जितना राष्ट्र होता है उतना उसका वह राज्य माना जाता है। इस प्रकार शुक्र ने राज्य एवं राष्ट्र के बीच अंतर स्थापित किया है। राज्य और राष्ट्र में सबसे पहले अंतर शुक्र ने बताया, इससे पहले नहीं बताया गया था, ये भी इसका योगदान होगा। दूसरा आता है इसमें अन्य विशेषताओं देन में, यद्यपि शुक्र नीतिसार ने राजा के अभिषेक संस्कार का उल्लेख नहीं किया है, किंतु इस ग्रंथ में अन्य कुछ ऐसी राजनीतिक सामग्री हैं जिसका उल्लेख सामान्यतः अन्य ग्रंथों में नहीं किया है। जैसे शुक्र ने अनअभिषिक्त राजा एवं दस्यु राजा का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इस ग्रंथ में राजसभा दरबार की रचना, बैठने की व्यवस्था तथा वहाँ अपनाए जाने योग्य राज की शिष्टाचार का विवरण दिया है। इससे पहले अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति में ये बातें नहीं हैं, तो ये भी जो है शुक्र का योगदान हो गया। नेक्स्ट तीसरा, इस ग्रंथ ने 32 मुख्य विद्याओं एवं 64 मुख्य कलाओं का उल्लेख किया है। शुक्र ने मंदिर स्थापत्य कला, मूर्ति शिल्प कला के साथ ही सेना से संबंधित अश्व मतलब घोड़ा, गज, हाथी, उष्ट्र, ऊंट, वृष, बैल आदि के गुणों, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य आदि के बारे में पर्याप्त विवरण दिया है। यस, तो ये जो है शुक्र की रचना शुक्र नीतिसार की देन होगी। अब इसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे, आप लिखेंगे संक्षेप में, सार रूप में, निष्कर्ष रूप में। अब इस सारे विवरण से स्पष्ट है कि शुक्र ने अपनी युग की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत पाए जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। राजनीतिक व्यवस्था का पॉलिटिकल सिस्टम, हालांकि प्राचीन भारत के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये तो आधुनिक समय में किया गया है। अब यहाँ एक विद्वान डॉक्टर बेनी प्रसाद का मत है कि शुक्र नीतिसार प्राचीन हिंदू सामाजिक व राजनीतिक परंपरा में लिखा गया अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नोट करेंगे ये बात, डॉक्टर बेनी प्रसाद कह रहे हैं, जिसने शासन के सभी विषयों को स्पर्श किया, शासन के सब विषयों को स्पर्श किया, शासन के सब विषयों के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और उन्हें संवारा है, वह समृद्ध भी किया है। यस, ये तो हो गया डॉक्टर बेनी प्रसाद का मत, तो इसको नोट करेंगे आप, एग्जाम की दृष्टि बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला विद्वान है डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर बेनी प्रसाद का नोट हो गया। आगे करेंगे, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का मत है कि शुक्र नीतिसार में दंड नीति व राजधर्म का विशद रूप से वर्णन किया गया है। नोट करेंगे, दंड नीति व राजधर्म का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। क्लियर। अगला है अल्तेकर, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार, तीसरा है इसमें निष्कर्ष में, अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारतीय राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के लिए ध्यान दें
प्राचीन भारतीय राजनीति का जो अध्ययन करने वाले हैं, जो अध्ययन करते हैं, उन अध्ययनकर्ताओं के लिए शुक्र नीतिसार अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब यहाँ सार में लिखेंगे, संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि प्राचीन भारतीय चिंतन के इतिहास में, नोट करें, प्राचीन भारतीय चिंतन के इतिहास में शुक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और इस चिंतन परंपरा में उनका विशिष्ट स्थान भी है, उनका विशिष्ट स्थान भी है। ये हो गया जो है शुक्र का योगदान, देन, मूल्यांकन। यस, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यहाँ मैंने विशेष भरसक प्रयास किया कि जितनी महत्वपूर्ण बातें सारी की सारी मैंने आपके लिए नोट किए, नोट्स तैयार कर करके और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इतनी बातें स्पष्ट होने के बाद में शुक्र से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। और जो अंतिम में निष्कर्ष में डॉक्टर बेनी प्रसाद, सत्यकेतु विद्यालंकार और इसके बाद में जो अल्तेकर हैं, इनको जो विचार बताएं, इन तीनों विद्वानों के विचारों को नोट कर लेंगे। किसी न किसी रूप परीक्षा के अंतर्गत ये बातें पूछी जाती हैं तो वहाँ आपको किसी भी रूप में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आज आपका जो है शुक्र से संबंधित जितनी बातें थी उन सब बातों का निचोड़ आपके सामने रख दिया हमने और ये बता दिया है कि जो शुक्र नीतिसार है उसका क्या योगदान है, शुक्र के विचारों का क्या योगदान है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि शुक्र वास्तविक रूप में एक व्यवहारिक राजशास्त्री है ना। ये बात मैंने पहले बता दी कि मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्री विचारक हैं, जबकि जो शुक्र हैं वो दंडशास्त्री विचारक हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी आधार पर आप इनके योगदान और मूल्यांकन को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप शुक्र के महत्व को, योगदान को, इसके देन को, मूल्यांकन को किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।